नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। विभिन्न लग्नों की कुंडली के लिए कुछ वैसे ज्योतिषीय सूत्र होते हैं जो उस विशेष लग्न की कुंडली के फलादेश में या उसके विश्लेषण में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम उन्हीं सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण संबंधी जो महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र हैं उन सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और चतुर्थेश तथा पंचमेश का संबंध हो तो राजयोग कारक होता है। ये उदाहरण कुंडली मेष लग्न की ही कुंडली है। कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और चतुर्थेश तथा पंचमेश का संबंध हो, चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य, अगर यदि इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध बनता हो, हम संबंध के बारे में पहले से जानते हैं, किन किन प्रकार के संबंध बन सकते हैं। जैसे साहचर्य संबंध हो सकता है, परस्पर दृष्टि संबंध हो सकता है, स्थान परिवर्तन का संबंध हो सकता है। इस प्रकार अगर किसी भी तरह का संबंध चतुर्थेश और पंचमेश अर्थात चंद्रमा और सूर्य में आपस में संबंध बनता हो तो वह राजयोग कारक होता है। चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा और पंचम भाव का स्वामी सूर्य होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का संबंध राजयोग का निर्माण करता है। यदि दोनों एक दूसरे से सप्तमस्थ हों, मान लीजिए अगर इस प्रकार का योग बन रहा हो कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठे हों, 180 डिग्री पर स्थित हों, तो वह पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होने के कारण वह विशेष सुंदर योग का निर्माण करता है। परंतु यदि अमावस्या के करीब की स्थिति हो और सूर्य चंद्रमा एक साथ कहीं पे प्लेस्ड हो तो वो भी साहचर्य संबंध बनेगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा क्षीण होगा इसलिए वह बलवान नहीं हो सकता है, तो वह राजयोग थोड़ा सा अपुष्ट होगा, कमजोर स्थिति में होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि चाहे कोई भी लग्न हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में स्थित हों या सूर्य और चंद्रमा दोनों सिंह राशि में स्थित हों या दोनों कर्क राशि में स्थित हों। क्या कहा जा रहा है? किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के या तो कर्क राशि में स्थित हों या सिंह राशि में स्थित हों, या सूर्य कर्क राशि में स्थित हो और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो, तो इस स्थिति में मनुष्य का शरीर, उस जातक का शरीर कृश होता है अर्थात दुबला पतला होता है। और अगर यह स्थिति बन रही है, या तो स्थान परिवर्तन का संबंध हो या दोनों एक साथ बैठे हों कर्क या सिंह में और उन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या कोई अन्य दुर्योग हो, तो वैसे जातकों को यक्ष्मा रोग भी होता है। अगला सूत्र है, मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी होने के कारण शुक्र मारक होता है। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है और हम जानते हैं कि द्वितीयेश और सप्तमेश मारकेश की भूमिका निभाते हैं। इसलिए मेष लग्न की कुंडली में दोनों भाव का स्वामी एक ही ग्रह है शुक्र, इसलिए वह मारक की भूमिका में होता है, वह मारक ग्रह होता है। किंतु सदैव यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुक्र मार ही डालेगा। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, यह निश्चय करेंगे कि जातक की आयु अल्पायु है या मध्यम आयु है या दीर्घायु है। जिस आयु में जातक की मृत्यु की संभावना हो
उस आयु में शुक्र की महादशा में यदि शनि की या अन्य पापी ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वह मारक हो सकती है। जहां जहां भी मारक प्रसंग आता है वहां वहां जातक की आयु के बारे में अवश्य विचार कर लेना चाहिए। ज्योतिषी को क्या है कि सर्वप्रथम हम आयु का विचार करेंगे, जातक अल्पायु है, मध्यम आयु है या दीर्घायु है। जिस खंड में जातक की मृत्यु की संभावना हो उस खंड में शुक्र की महादशा में यदि शनि की या किसी अन्य पापी ग्रह की दशा आती है, अंतर्दशा आती है या और कोई दुर्योग बनता है तो वह मारक स्थिति हो सकती है। अगला सूत्र है, मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति 9 भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी होता है, अर्थात बृहस्पति नौमेश और द्वादशेश होता है मेष लग्न की कुंडली में। ऐसा बृहस्पति यदि दशम भाव में बैठा हुआ हो, मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि दशम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा बृहस्पति जातक के लिए मारक हो सकता है। वो अपनी दशांतर दशा में मारकत्व की भूमिका निभा सकता है या मृत्युतुल्य कष्ट प्रदान कर सकता है। अगले वीडियो में हम मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।